नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और एमपीएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम जानेंगे दक्षिण का पठारी व प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम समुद्र तटीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और इसके बाद अब हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो बिल्कुल डिटेल में होने वाली है। डिटेल का मतलब अब हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ चुके हैं। दक्षिण का पठारी व प्रायद्वीपीय क्षेत्र आज से शुरू करेंगे और समुद्र तटीय क्षेत्रों की भी बात इसी के अंतर्गत हो जाएगी। तो अब जो टॉपिक्स होंगे, सिर्फ टॉपिक्स के नाम आपको यूट्यूब थंबनेल पर दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाए। इसीलिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि अब समुद्र तटीय मैदान भी उसी में हम ऐड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। दक्षिण का पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हम जैसे बुंदेलखंड के पठार पढ़ लेंगे, अरावली पर्वत, गुरु शिखर, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अनाईमुड़ी पर्वत, इलायची पर्वत, दोदा बेट्टा चोटी, नीलगिरी पर्वत, धूप चोटी, नल्ला मलाई पहाड़ी, मैकाल पर्वत, अमरकंटक चोटी और गारो खासी, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, ऐसे बहुत सारे चीज़, मालवा हो गया, मालवा के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में लेते हुए चलेंगे। आपको बता दें कि दक्षिण के पठारी व प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विशाल प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से हुआ है। यह पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में मेघालय पठार तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार रूप में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एमपीएस हिंदी पर आप हमको सुन रहे हैं तो आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो मेथड है, लेक्चर मेथड है, यानी कि यहाँ आपको सिर्फ सुन रहा है। आपको पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना है। आपको पता होना चाहिए कि सुनने से याद करने में आसानी होती है। एमपीएस हिंदी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण का पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत जब हम पढ़ रहे हैं तो यह भाग तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, अतः इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, द्वीप होता है और प्रायद्वीप होता है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप वो होता है जो सिर्फ तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय व पठारी क्षेत्र प्राचीनतम भूखंड हमने बताया कि गोंडवाना लैंड का भाग है। इस भाग को प्रायद्वीपीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इनमें अगर हम बात करें पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में, तो पश्चिम में जो है हमारा अरब सागर है। हमारे जो भारत के नक्शे में आप देखेंगे ना, तो पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में, यानी कि जो हमारा भारत का नक्शा है, सबसे नीचे आएंगे तो आपको हिंद महासागर दिखाई देगा दक्षिण में, और बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, पश्चिम में अरब सागर है। यह क्षेत्र पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर पूर्व में मेघालय पठार व दक्षिण में कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम व विशाल भौतिक प्रदेश है। इसे पठारी भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक पठार मिलते हैं, जैसे दक्कन, मालवा, घंटा नागपुर, मेघालय, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रांची, हजारीबाग, तेलंगाना, बस्तर का पठार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। आपको बता दें, नोट कर लीजिएगा, गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर चोटी जो होती है, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 1722 मीटर हो जाती है। आइए हम थोड़ा पर्वतीकरण के बारे में पढ़ें। अच्छा, आपको थोड़ा सा और एक चीज़ बता दें, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, जो भारत के राष्ट्रपति जहाँ पे रहते हैं, वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अब हम पर्वतीकरण की जब बात करते हैं तो पर्वतीकरण कई तरीके से हुआ है। इसमें प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियम, हर्सिनियम और टर्शियरी, इस प्रकार से इनका विभाजन हुआ है। यह भारत की ही नहीं अपितु पूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। कौन? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत है। यह तीन राज्य गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तीनों से सटा हुआ है। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी विस्तृत है। राष्ट्रीय भवन दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। यह अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है। तो रायसीना पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और अगर हम देखें तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन किस पर है? रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत को दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिज कहते हैं अरावली पर्वत को, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। गुरु शिखर
हमने आपको बताया कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। अगर क्वेश्चन बने कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप बताएंगे गुरु शिखर 1722 मीटर, जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। उदयपुर में इसे अरावली पर्वत श्रेणी यानी कि जरगा पहाड़ी तथा अलवर जिले में हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मालवा के पठार के। मालवा पठार कैसा पठार है? अगर मालवा पठार की हम बात कर रहे हैं तो ये कैसा पठार है? मालवा पठार एक लावा पठार है। यह पठार अरावली व विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में अंतर है। ठीक है, इस पर काली मृदा पाई जाती है। तो मालवा के पठार में कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। ठीक है, मृदा रॉक कहते हैं। ठीक है, सॉइल कहते हैं। सॉइल मीन्स मिट्टी होती है। ठीक है, तो काली मिट्टी। ठीक है, चंबल नदी ने यहाँ पर सबसे अधिक अपर्दन का कार्य किया है। इसको अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा तथा बुंदेलखंड पठार इसकी पूर्वी सीमा बनाता है। अब हम पर्वतों की श्रेणी में जब आगे बढ़ेंगे, पठार से पर्वतों की तरफ बढ़ेंगे, फिर विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। विंध्यन पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न बने कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी अलग करता है। विंध्यन पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य तक विस्तृत है। विंध्याचल आप लोग घूमने जाते हैं ना, दर्शन पूजन करने विंध्याचल मैया का, तो ये वही विंध्यन पर्वत है, विंध्याचल पर्वत कह सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसे रीवा पठार भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से होकर बिहार के रोहतास जिले तक इसे कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्यन पर्वत श्रेणी की दक्षिण सीमा बनाता है। महादेव पर्वत मध्य प्रदेश तथा मैकाल पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की पूर्वी सीमा बनाते हैं। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। अगर प्रश्न बने कि महादेव पर्वत पर कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ चोटी, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक पर्वत मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और महादेव पर्वत कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो विंध्यन पर्वत श्रेणी व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मिलन बिंदु है। थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मैकाल पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी है, जो विंध्यन पर्वत श्रेणी व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मिलन बिंदु है। अब हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर का पठार जो है भारत के पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल, झारखंड व ओडिशा राज्य में विस्तृत है। पारसनाथ इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारसनाथ चोटी कहाँ है, तो झारखंड के गिरिडीह जिले में है। पारसनाथ पहाड़ी कह सकते हैं, आप पठार कह सकते हैं, जो भी है। तो ये कहाँ है? गिरिडीह जिले में है, झारखंड राज्य में। इस पठार को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। आपको पता है कि झारखंड हुआ, बिहार हुआ, ये सब खनिज बाहुल क्षेत्र हुआ करते थे। बिहार में तब कम हो गया क्योंकि वहाँ पे खनन कार्य ज़्यादा हुआ और सब कुछ चीज़ें। पहले बिहार और झारखंड एक ही में थे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, फिर बाद में धीरे धीरे ये सब डिवाइड होते गए। इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे स्थानीय रूप से पाट भूमि भी कहा जाता है। यह राजमहल की पहाड़ी, राजमहल कहाँ है? झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में है। तो राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेघालय पठार के बारे में। मेघालय पठार को शिलोंग का पठार कहा जाता है। यह मेघालय में स्थित है। यह पठार आर्द्र पठार का उदाहरण है। नोकरेक मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि नोकरेक जो है मेघालय पठार की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम अगर हम जानें तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। या हम जितनी बातें बोल रहे हैं लाइन वाइज लाइन हम आपको बोल रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर
सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में लिख लेंगे तो आपके सारे कंटेंट जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नोकरेत सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। मेघालय में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी हो जाएगा। गारो क्या है? पश्चिम में है, और जयंतिया कहाँ है? पूर्व में है। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम, तो पश्चिम में पहले गारो आएगा, फिर खासी आएगा, और फिर पूर्व में जयंतिया पहाड़ी आ जाएगी। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब बदल चुका है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिन राम क्षेत्र में होता है, और ये किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? खासी पहाड़ी है, मासिन राम क्षेत्र है। राजमहल की पहाड़ी हिमालय पठार से अलग होती है। अब हम बात करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। यह पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो भारत के 8 राज्यों में विस्तृत है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है। यह 8 राज्यों में है, और राज्यों का नाम अगर हम तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये 8 प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु दक्कन के पठार का विस्तृत क्षेत्र है। यह पठार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है, यानी कि ट्रायंगल के रूप में है, ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर आंकी गई है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी हम बात कर लें तो कार्डिमम हिल, यानी कि कार्डिमम क्या होता है? कार्डिमम की हिंदी होती है इलायची। हिल्स में चोटी या पहाड़ी होती है। तो कार्डिमम हिल्स यानी कि इलायची की पहाड़ी कहाँ है? तो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, यानी कि कार्डिमम की पहाड़ी क्या है? भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो कार्डिमम यानी कि इलायची की पहाड़ी है। अब इलायची यानी कि मसालों की रानी कौन है? केरल है ना। तो जब इलायची की बात हो रही है, इलायची भी तो एक मसाला ही है ना, मसालों में उपयोग किया जाता है। तो उत्पादन कहाँ है? केरल में है। तो इलायची पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? केरल राज्य में हो जाएगी। कार्डिमम हिल्स या इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, जो केरल राज्य में स्थित है। अनाईमुड़ी की बात करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन बने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनाईमुड़ी होगी, या अनाईमुदी कह सकते हैं, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर केरल राज्य में स्थित है। तो केरल से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बने। एक तो इलायची की पहाड़ी कहाँ है? ये भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी है, जो केरल राज्य में स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की जब बात करेंगे तो अनाईमुडी है, जो केरल राज्य में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, पहली सबसे ऊंची चोटी तो कौन हो गया? आपका अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुडी पर्वत चोटी हो गया। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोदा बेट्टा। फर्स्ट पे अनाईमुडी, सेकंड पे दोदा बेट्टा हो जाएगा, जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है। अगर हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाला पर्वत कौन है? तो पूरब को पश्चिम घाट को जोड़ने वाला नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। बात कर रहे हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहाँ पे कुछ पर्वत जो हैं महत्वपूर्ण पर्वत हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश में है नल्लामलाई, वेनुकोंडा, यानी कि नल्लामलाई और वेनुकोंडा कहाँ पे हैं? तो आंध्र प्रदेश में हैं। वहीं सेवराय और जबादी की जब हम बात करते हैं, सेवराय और जबादी तमिलनाडु में है। नल्लामलाई, वेनकोंडा आंध्र प्रदेश में है, सिरवाय और जबादी तमिलनाडु में है। अब हम महाराष्ट्र की भी बात कर लें तो आपने अजंता का नाम सुना होगा। बालाघाट और अजंता ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये रहा दक्षिण का पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिण भारत का जो पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनके बारे में हमने बता दिया। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे समुद्र तटीय क्षेत्र के बारे में
कि भारत के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। फिर हम लोग सेपरेट वीडियो करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और गंगा नदी अफवाह तंत्र, लक्षद्वीप समूह, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, नदियों के बारे में जानेंगे, गंगा नदी के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो सोचेंगे या कोशिश करेंगे सेपरेट होते चले जाएँ, छोटे छोटे फॉर्म में, भले ही 2, 4, 5 मिनट के होंगे, उनको लाएंगे जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो। यानी कि एक वीडियो में एक टॉपिक हो तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और हम चाहेंगे कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हमारे लेक्चर को सुनकर आप स्वतः नोट्स बना सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है किसी बड़ी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए, तो आप इस नोट्स को तैयार करिए और भरोसा दिलाता हूं कि आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। जब ये नोट्स बनकर आपका तैयार होगा तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना बढ़िया मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं। बाकी आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, नोट्स इसका बनाइए और फिर उसके बाद आप रिवीजन करिए, इससे पढ़ के, लेक्चर को सुन के, फिर किताबों से वन लाइनर क्वेश्चन, फैक्ट्स या जो भी जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ सकते हैं। या किसी चैनल पर अगर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो वहाँ भी आप जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वाओ, हमने MPS हिंदी पर मोहन पाठक सर से कितना बेहतरीन कंटेंट एडॉप्ट किया है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।